बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 की इस लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे गास लॉ की एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन की एंड दैट एप्लीकेशन इज़ प्रूफ ऑफ अ थ्योरम दैट इज़ रिलेटेड टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर कि जब किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज किया जाए यानी उसके ऊपर एक्सेस चार्ज डाला जाए तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे फैलता है। इंटीरियर में एक्सेस चार्ज नहीं होता, इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो यही चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर रिज्यूम करेंगे, उसको फिर चार्ज करेंगे और देखेंगे कि वो चार्ज उसकी सरफेस पे किस तरह होता है यूजिंग गास लॉ। और फिर हम उसके अंदर एक कैविटी बनाएंगे यानी उस एज्यूम करेंगे कि उस कंडक्टिंग जो लंप है, जो किसी कंडक्टर का टुकड़ा जो हमने एज्यूम किया होगा उसके अंदर कैविटी बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या उसके अंदर कैविटी बनाने से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया जा सकता है, क्या इंटीरियर में कोई फील्ड डेवलप की जा सकती है। और फिर हम एंड में ये वंस अगेन प्रूफ कर लेंगे कि एक्सेस चार्ज जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है और इस मटेरियल का एक्सेस चार्ज में कोई रोल नहीं होता। मटेरियल सिर्फ पाथवे प्रोवाइड करता है चार्ज को रीएडजस्ट होने में, डिस्ट्रीब्यूट होने में, बाकी इसकी फील्ड में उसका कोई किरदार नहीं होता। और फिर हम ये देखेंगे कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल जिस तरह की हम बात कर रहे हैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर की, इसकी बाहर फील्ड किस तरह होगी। अंदर तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि ज़ीरो होती है, लेकिन बाहर उसकी फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले मैं वो उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिखा दूँ कि थ्योरम क्या है कि if an excess charge is placed on an isolated conductor, the amount of charge will move entirely to the surface of the conductor. None of the excess charge will be found within the body of the conductor. यानी जितना हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो सारे का सारा उसकी सरफेस पे फैल जाता है। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है एक फॉर एग्ज़ाम्पल कापर आप एज्यूम कर लें, कापर का एक टुकड़ा है और इसका क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। इसको हमने किसी इंसुलेटिंग थ्रेड के ज़रिए से सस्पेंड किया हुआ है। इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो इसको अब अगर हम चार्ज कर दें तो अगर हम इसके ऊपर चार्ज डाल दें तो वो चार्ज कहाँ पे होता है ये प्रूफ करने के लिए हम इसके अंदर जो है एक गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। और वो गाउसियन सरफेस इस तरह होगा कि वो इसके इंटीरियर में होगा यानी बाउंड्री के अंदर वो मौजूद होगा। अब जस्ट बिलो द बाउंड्री ऑफ दैट कंडक्टर आप देखें मैंने गाउसियन सरफेस एज्यूम की हुई है। अब अगर आप ये मानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं होती, चार्जेस की कोई मोशन नहीं होती और ये हम कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जो किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड ना हो उसको आप उठाएं, वो जो है उस पर कोई करंट से नहीं होती। और उसका रीज़न ये है कि इंटरनली कोई फील्ड नहीं होती। सो इंटीरियर में किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती, नहीं तो फिर उसमें करंट्स डेवलप हो जाते। ठीक है, सो ये हमारी एजम्पशन है कि इंटीरियर में कोई फील्ड नहीं है। तो अगर इंटीरियर में फील्ड नहीं है और आपने बिलो द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर एक रीजन मार्क किया हुआ, एक गाउसियन सरफेस एज्यूम की हुई जिसने वो सारा इंटीरियर जो है इनक्लोज किया हुआ है, तो आप जिस रीजन को आपने एज्यूम किया हुआ है उसके ऊपर अगर आप गास लॉ अप्लाई करें, दिस इज़ द surface integral over that Gaussian surface,
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज़ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम कहते हैं कि इंटीरियर में कोई फील्ड नहीं है, E इज़ ज़ीरो, कहाँ पे? इन द इंटीरियर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी ज़ीरो होगा। अब एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट नहीं है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो इनफाइनाइट, ये एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट है और या Q ज़ीरो है। तो एप्सिलॉन नॉट तो इनफाइनाइट नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाता है कि इंटीरियर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। Q जो है ये एक्सेस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और मैं आपको याद दिलाऊं, आप ये जानते हैं कि Q इज़ इक्वल टू NE। अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि उस गाशियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इनक्लोज्ड नहीं है, लेकिन N ज़ीरो है। N इज़ एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। N रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस। तो उस इंटीरियर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, इसलिए N की ज़ीरो होने की वजह से Q इज़ ज़ीरो टाइम्स E, Q इज़ ज़ीरो। तो हम ये दावा कर रहे हैं कि चार्ज ज़ीरो है। और अगर ऐसा ना होता तो फिर इंटीरियर में चूँकि फील्ड ज़ीरो है, तो अगर फील्ड ज़ीरो ना होती तो फिर उसकी वजह से चार्जेस मूव करते और करंट डेवलप हो जाती, विच इज़ नॉट द केस। नाउ वी जस्ट चेंज द सिचुएशन। हम कहते हैं कि नहीं जी, ये हमने इंटीरियर इसका इनक्लोज किया था, अगर हम उसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बनाए, जिस तरह आपको इस दूसरे डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया है, उस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बनाई है, उसको अंदर से किसी तरह से कुछ मटेरियल निकाल दिया है। ऐसा करने से भी हम उसकी जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं कर रहे, और वो इस तरह कि अगर हम इसके इंटीरियर से जो है कोई उस कैविटी बनाई इसकी इंटीरियर में, अब मैंने इसकी कैविटी को गाशियन सरफेस में इनक्लोज किया है। सो वंस अगेन यू कैन सी there is no field at the boundary of that Gaussian surface, और अगर field नहीं है, so once again you can prove that there is no excess charge on the inner boundary of that cavity के inner boundary पे कोई excess charge नहीं होगा, excess charge सारा का सारा surface पे जाएगा। तो दूसरा केस भी, अगर आप उसकी कैविटी बनाएं अंदर से, तो भी आप ये चेक कर सकते हैं कि उस कैविटी के इंटीरियर पे कोई चार्ज नहीं है, इस कैविटी की वाल्स पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, एक्सेस चार्ज बाउंड्री पे होगा। और वो इसलिए कि कैविटी क्रिएट करने से भी इंटीरियर में कोई फील्ड डेवलप नहीं हो जाती, और अगर फील्ड नहीं है एट द बाउंड्री ऑफ दैट गाशियन सरफेस विच इज़ इनक्लोजिंग दैट कैविटी, then there is no possibility of having any excess charge according to that Gauss law. And now I extend that cavity, और यूँ कैविटी को इतना एक्सपेंड किया कि उसने सारे कंडक्टर को हजम कर लिया, और अब वो कंडक्टर रिमूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कहा है कि द कंडक्टर रिमूव्ड, अब मैंने वो कंडक्टर ही रिमूव कर दिया। लेकिन कंडक्टर अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या इससे वो एक्सेस चार्ज ख़त्म हो जाएगा जो हमने इसको दिया था? तो देखें, अब इसको इमेजिन करना थोड़ा सा अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप इस तरह एज्यूम कर लें कि आपने इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की हुई है उस कंडक्टर के ऊपर, और वो चार्ज उसमें पंसाया हुआ है, उस पर रखा हुआ है, और दरमियान से आप वो कंडक्टर सारा का सारा निकाल देते हैं, तो चार्ज फिर भी उधर ही पड़ा रहता है। तो इससे ये बात हमें देखने को मिलती है कि ये जो चार्ज है, एक्सेस चार्ज, ये मटेरियल सिर्फ उसको एक पाथवे प्रोवाइड करता है और रीएडजस्ट होने के लिए,
इसका उसकी फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये फील्ड डेवलप करने में उस एक्सेस चार्ज की फील्ड में उस कंडक्टर का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप अब इस चार्ज की फील्ड की अगर बात करें तो फील्ड बिल्कुल नॉर्मल होता है बाहर की तरफ उस ऑब्जेक्ट के जो कंडक्टिंग सरफेस है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस मटेरियल की सरफेस के नॉर्मल होता है। जो जो फील्ड उसकी वजह से चार्ज की वजह से जो डेवलप होता है, और इसको इसलिए हम नॉर्मल एज्यूम करेंगे क्योंकि अगर ये नॉर्मल ना होता, इसकी कोई और डायरेक्शन होती तो इस फील्ड की वजह से चार्जेस की मोशन होती और कोई भी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर जो है वो उसमें करंट्स होती, जैसा कि हमने कभी भी ऑब्ज़र्व नहीं किया। तो इसलिए हम ये दावा भी कर सकते हैं कि जो इसकी फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। अब वो फील्ड कैसे होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम अगर देखें, so the external electric field उस कंडक्टर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर हम करें तो जैसे हमने ये कहा कि वो फील्ड जो है सरफेस पे होती है, तो जब तक वो कंडक्टर स्फीयर ना हो वो फील्ड यूनिफॉर्मली, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। चार्ज एक्सटर्नल सरफेस पे है लेकिन अगर वो स्फीयर है तब तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अगर स्फीयर नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें ना, ये एक शीट सा हमने बनाया है, ये एक्सटर्नल सरफेस है और इस एक्सटर्नल सरफेस के एक छोटे से हिस्से को जो कि फ्लैट हो, याद रहे जब हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं तो जो हम पेचेस बनाते हैं डीए के एरिया के छोटे छोटे पेचेस, वो पेच हमेशा फ्लैट ही होना चाहिए, इसलिए कि उसका एक ही नॉर्मल होगा। क्योंकि अगर वो कर्व्ड है तो उसकी कई मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, हमें फ्लैट चाहिए जिसकी एक ही डायरेक्शन और एक ही नॉर्मल हो, ठीक है। तो हमने उसका एक आप यूँ एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और इसको हम उस मटेरियल के अंदर इस तरह एम्बेड कर लेते हैं, इसके अंदर घुसा देते हैं इस तरह। तो अब इसका जो हिस्सा उस मटेरियल के अंदर है उसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर में E0 है। लेकिन जो हिस्सा उस गॉसियन सरफेस के बाहर होगा वहाँ से फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी और उन फील्ड लाइंस को अगर आप देखें, यानी अगर मैं गाउस लॉ अप्लाई करूँ EDA, दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटीग्रेशन DA, अब मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ? जाहिर है जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ ओनली आउटसाइड दैट गॉसियन दैट कंडक्टर, जो बाहर का हिस्सा है उसकी वजह से फ्लक्स होगा, या ये टोटल फ्लक्स है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। दिस फ्लक्स 1 इज बिकॉज ऑफ द सरफेस दैट इज इन द इंटीरियर एंड दिस वन इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। और कर्व्ड सरफेस का भी आप लिखिए, लेकिन चूंकि वो हमने यही बात कुछ देर पहले भी मैंने आपको कहा कि वो फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है, आउटवर्ड होती है, इधर उधर उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। यानी अगर गॉसियन सरफेस की बात करें तो उस गॉसियन सरफेस चूँकि सिलेंड्रिकल है उसके कर्व्ड सरफेस से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। अगर होती तो उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले भी कहा, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती, वो मूव करने लगती, करंट डेवलप हो जाती। ऐसा कोई केस नहीं है, इसलिए न कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स है न उस अंदर जो घुसा हुआ सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शनल सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया
उसका भी उसके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स सिर्फ बाहर की सरफेस के थ्रू है। एंड चूँकि मैंने कहा कि उस स्मॉल एरिया को मैं लेट सपोज ए कह दूँ और उसकी वजह से जो उससे के अंदर से जो फील्ड लाइंस पास हो रही वो ई है, मैं ई डॉट ए लिख सकता हूँ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट चूँकि मैंने कहा कि जो स्मॉल पेच हमने इज्यूम किया है या उस गॉसियन सरफेस को जिस रीजन में हमने बेड किया है वो फ्लैट है, उसका एक ही नॉर्मल है और वो नॉर्मल उस फील्ड लाइंस के पैरेलल है, इसलिए मैं ई ए लिखूँगा बजाय उनका डॉट प्रोडक्ट लिखने के। एंड आई गेट दिस, सो ई इज़ Q divided by A times epsilon naught, and this way I get sigma divided by epsilon naught. This sigma is surface charge density, which you already know that it is equal to charge per unit area. Is it clear? So यहाँ से आप इसको ये वेक्टर होगा जाहिर है, और जैसा कि मैंने कहा कि वो फील्ड उस सरफेस के नॉर्मल होगी, आउटवर्ड होगी, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सम नॉर्मल वेक्टर एन दैट इज आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड दैट इज इनवर्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज। तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ सकता है माइनस एन, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड दैट सरफेस होगी। एंड ये है कि जिस तरह का भी कंडक्टर हो उसके लिए उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। सो डेंसिटी और फील्ड के दरमियान रिलेशनशिप है E इज़ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द एक्सेस चार्ज ऑल लाइज ऑन द सरफेस। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह की अमान में रहें।